Good morning, students. In the last class, we have completed a topic that is educational achievement in India and what are the different challenges and problems of the education. Okay. So next topic and the last topic of your chapter, human capital formation, is future prospect of education. Okay. What is the future? When we talk about the future perspective of the education, so what are the different factors and the causes and what we want to see in our education sector also. Okay, so future prospects of the education can be made clear from the following points. Okay, first one is education for all and still a डिस्टेंट ड्रीम, मतलब एजुकेशन ये हमें सबको मिले, ये क्या है, अभी तक एक ड्रीम की ही तरह है. ओके, सो दो लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड, still the absolute number of illiterate in India is as much as India's population was at the same time of the independence. Okay, we have talked about the education of the all, की education क्या हो, वो सबको मिलनी चाहिए, बट स्टिल क्या है, ये एक ड्रीम की ही तरह है. ओके, सो दो लिटरेसी फॉर द बोथ एडल्ट एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड, की जो लिटरेसी रेट है वो एडल्ट की एज वेल एज द यूथ की दोनों की इंक्रीज हुई है. स्टिल द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट इन इंडिया, अभी भी जो एब्सोल्यूट नंबर है इलिटरेट का इंडिया में, इज एज मच एज इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, वो उसी की तरह है जैसे इंडिया की पॉपुलेशन जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी. मीन्स अभी भी अगर हम नंबर ऑफ इलिटरेट की बात करेंगे इंडिविजुअल की, तो वो बहुत ही ज़्यादा है. अभी भी बहुत लोग ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो उनको भी एक बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिली हुई है. So in 1950, when the Constitution of India was passed by the Constituent Assembly, it was noted in the directive principle of the Constitution that the government should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years within 10 years from the commencement of the Constitution. Had he achieved this, we would have 100% literacy by now. ओके, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था और इंडिया पास बाय दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये कहा गया था कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन. ओके, गवर्नमेंट सारे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, जिनकी क्या है 14 ईयर्स तक की एज है, विद इन दी 10 ईयर्स के अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसी कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होगा फ्रॉम 1950, विद इन द 10 ईयर्स क्या करेगी गवर्नमेंट, अप टू द एज ऑफ द 14 ईयर्स के जितने भी चाइल्ड हैं, इंडिविजुअल है, चिल्ड्रन है, उनको क्या करेगी गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करेगी. सो हैड ही अचीव दिस, क्या गवर्नमेंट ने अचीव किया? नो, वी वुड हैव 100% लिटरेसी बाय नाउ. अभी भी हमारे यहाँ बहुत 100% ही, बहुत ही रेयरेस्ट परसेंटेज ही लोग क्या है हमारी कंट्री में लिटरेट. ओके, सो इट इज़ दी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंडिया दैट वी हैव टॉक अबाउट दैट द एजुकेशन फॉर ऑल, बट स्टिल ये स्टिल इट इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम. ये अभी भी हमारे लिए एक ड्रीम की ही तरह ही है. नाउ द नेक्स्ट वन इज जेंडर इक्विटी better than before. Okay, so the difference in literacy rate between the male and female are narrowing, signifying a positive development in the gender equity. Still, the need to promote education for women in India is eminent for various reasons, such as improving economic independence, social status of women, and also because women education make a favorable impact on fertility rate, health care of women and children. Therefore, we cannot be complacent about the upward movement in the literacy rate, and we have miles to go in achieving 10% adult literacy. Okay, so
the difference in the literacy rate between the male and female are narrowing, signifying a positive development in जेंडर इक्विटी. जो डिफरेंस था लिटरेसी रेट का बिटवीन द मेल एंड फीमेल, वो डे बाय डे क्या हो रहा है, नैरो होता जा रहा है. जो डिफरेंस था वो कम होता जा रहा है. इट शोज़ द पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्विटी. ये शो करता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है जेंडर इक्विटी में. स्टिल इट नीड्स टू प्रमोट द एजुकेशन फॉर वुमेन. अभी भी क्या है, देयर इज़ नीड टू प्रमोट द एजुकेशन फॉर द वुमेन इन इंडिया. इन इंडिया इज़ एमिनेंट फॉर वेरियस रीज़न. ओके, अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में क्या है, इस एजुकेशन को प्रोवाइड कराना है फॉर दी वेरियस रीज़न. बेसिकली किस सारे रीजंस के लिए, सच एज इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. जब वुमेन क्या होंगी, अगर दे विल गेट दी एजुकेशन और वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड होंगी, जॉब करेंगी, तो एक उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट जो होती हैं अपने फैमिली पे, अपने हस्बैंड पे, वो क्या होगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी भी नहीं होगी. अब वो क्या है, इंडिपेंडेंट होंगे और डिपेंडेंट अब नहीं होंगे अपने पति पे या अपनी फैमिली पे कि वो क्या करेंगी, वहाँ से उनको मनी मिलेगा. ओके, सो इट विल ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन. अब इससे क्या होगा, वुमेन का भी जो सोशल स्टेटस है कि वो बस एक हाउसवाइफ ही हो सकती हैं, इस स्टेटस से भी क्या होगा, माइंड सेटअप भी चेंज होगा. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दी विमेन एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन दी फर्टिलिटी रेट. ओके, अगर विमेन क्या होंगी, एजुकेटेड होंगी, तो वो एक फेवरेबल इम्पैक्ट ये भी करेंगी अपने फर्टिलिटी रेट पे. मीन्स अगर हम देखते हैं जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो लोग के बहुत सारे चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं. बट अगर विमेन क्या है, एजुकेटेड है, तो वो ये भी देखेगी कि वो उसकी जो फर्टिलिटी रेट है, जो बेबी उसको हो रहे हैं, वो भी क्या हो, रिड्यूस हो. एंड हेल्थ केयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. और इससे क्या होगा, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो भी क्या होगा, चिल्ड्रन एज वेल एज विमेन को प्रॉपरली मिल सकेंगे. सो देयर फोर वी कैन नॉट complacent about the upward movement in literacy rate. Complacent means it is the self-satisfied or shows satisfaction with one's achievement. See, it is shown, it is with, okay, which is given here. So therefore we cannot be self-satisfied about the upward movement in the literacy rate, and we have miles to go in achieving 10% एडल्ट लिटरेसी. ओके, हम ये भी नहीं सेटिस्फाइड भी नहीं हो सकते कि अगर विमेन क्या है अपवर्ड मूवमेंट करी तो दैट मीन्स ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन है. नहीं, अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ करने को है. वो और आगे क्या कर सकती है, बढ़ सकती हैं, मोर एंड मोर एजुकेटेड भी हो सकती हैं. एंड स्टिल अभी भी क्या है, हमें बहुत ज़्यादा माइल्स जाना है टू अचीविंग दी 10% एडल्ट लिटरेसी. जो एडल्ट लिटरेसी है उसको पूरा 100% करने के लिए. Next one is higher education. A few takers. The Indian education pyramid is steep. Okay, let's see Indian education pyramid. This is pyramid. Okay, so this is base, so it will be primary education. It is secondary education, and it will be higher education. Okay, you see number of children अगर प्राइमरी एजुकेशन पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. देख रहे हैं ये, फिर उससे कम बच्चे क्या होते हैं, सेकेंडरी लेते हैं, और उससे कम जाते जाते क्या होते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं. ठीक है, ये जो गैप होता जा रहा है, ये जो डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा कॉज हो रहा है कि हमारे यहाँ लोग प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे. सो इट इज़ दी इंडियन एजुकेशन. जो ये बात किया है कि इंडियन एजुकेशन हमारा क्या है, पिरामिड क्या है, वो स्टीप है. ओके, सो इंडिकेटर लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग दी हायर एजुकेशन. ओके, एज वी सी दैट this only lesser number people achieve the higher education. Moreover, the level of unemployment among educated youth is the highest. इसके बाद भी जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एजुकेटेड है वो भी क्या है, अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है. एज पर द NSSO डाटा,
data in the year 2011-12, the rate of unemployment among the youth males who were studied graduation and above in the rural areas was 19%, and their urban counterparts had relatively less level of unemployment at 16%. You see the difference. Okay, the most severely affected ones were young rural female graduate. At nearly 30% of them are unemployed. In contrast to this, only about 3 to 6% of the primary level educated youth in rural and urban areas are unemployed. Therefore, the government should increase the allocation of the higher education and also improve the standard of the higher education institution so that students are imparted employable skills in such institutions when compared to less educated. A large proportion of the educated person are अनएम्प्लॉयड. ओके, एज पर दी एनएसएसओ डाटा ने क्या कहा था कि 2011 और 12 के okay, so as per the NSSO data in the year 2011 and 12, the rate of unemployment among the youth males have studied graduation and above in rural areas was 19%. ओके, जो यूथ मेल हैं बेसिकली जो ग्रेजुएशन लिए हैं और उससे ज़्यादा पढ़े हैं बेसिकली इन दी रूरल एरियाज़ में जो यूथ मेल है जिन्होंने एजुकेशन ली है उसमें क्या है वॉज 19% क्या है इसमें अनएम्प्लॉयड है. और देयर अर्बन काउंटर पार्ट जब हम यूथ मेल अर्बन की बात करते हैं अर्बन एरियाज़ में तो इट इज़ रिलेटिवली लेस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. और अर्बन एरियाज़ में क्या है 16% लोग क्या हैं अनएम्प्लॉयड है. ओके, सो द मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड वंस वर यंग रूरल फीमेल ग्रेजुएट एंड नियरली 30% ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड. मीन्स अगर हम लोग विमेंस की बात करते हैं विमेन की सो क्या देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ये हो गया है कि जो रूरल की फीमेल हैं जो ग्रेजुएट हुई हैं उसमें 30% ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड. मीन्स अगर 100% भी अगर एजुकेशन ली है 100% तो लेंगी नहीं बट उसका भी 30% क्या है 30% ही अनएम्प्लॉयड है. इन कंट्रास्ट टू दिस only about 3 to 6% of the primary level educated youth in rural and urban areas are unemployed. Okay, so अगर इसके कंट्रास्ट में हम देखते हैं कि 3 to 6% of the primary level जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन लिए हैं यूथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज आर अनएम्प्लॉयड. ओके, बस 3 to 6% ही प्राइमरी लेवल वाले क्या हैं अनएम्प्लॉयड है. सो यहाँ पे क्या है जो हायर एजुकेशन लिया है वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है एज़ कम्पेरिजन टू जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन ले रखी है. सो देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द एलोकेशन ऑफ द हायर एजुकेशन. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जो हायर एजुकेशन को एलोकेट करना चाहिए उसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए उसमें अच्छी क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए एंड ऑल्सो इम्प्रूव दी स्टैंडर्ड ऑफ द हायर एजुकेशन. ओके, और क्या करना चाहिए स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करना चाहिए सो दैट स्टूडेंट आर इम्पार्टेड एम्प्लॉयबल स्किल्स इन सच इंस्टीट्यूशन. मीन्स जो स्टूडेंट जा रहे हैं बस एक डिग्री लेके आ जा रहे हैं उसके प्लेस पे क्या होना चाहिए वो एम्प्लॉयबल स्किल्स सीख के आएँ सो दैट दे कैन ईजिली गेट एम्प्लॉयमेंट. सो व्हेन compared to the less educated a large proportion of educated person are unemployed. मतलब अगर हम लोग लेस एजुकेटेड से बात कर रहे हैं तो मोर जिन्होंने ज़्यादा एजुकेशन लिए वो ज़्यादा इस प्रेजेंस में क्या है अनएम्प्लॉयड. ओके, सो ये क्या हो रहा है कि हायर एजुकेशन हमारे क्या है वो बेसिकली पूरी डिग्री ओरिएंटेड है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है कि हम ऐसी स्किल्स को सिखाएं कि आफ्टर द ग्रेजुएशन एनी इंडिविजुअल आर एबल टू गेट दी एम्प्लॉयड. बट हम देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो भी स्किल्स वहाँ प्रोवाइड हो रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि वो हमको अल्टीमेटली जॉब क्रिएट करा दे और जॉब हम लोग को प्रोवाइड कर दे. सो अगर हम लोग कंपेयर करें लेस एजुकेटेड से सो मोर जो एजुकेटेड है जो ज़्यादा एजुकेशन लिए वो ज़्यादा ही अनएम्प्लॉयड. ओके, सो इट इज़ दी अबाउट योर चैप्टर 5th that is human capital formation. Okay, and 2 topics are left in your chapter 3 that is
LPG. The topic is demonetization and GST. Okay, so in today class we will also start the demonetization. Okay, so what is demonetization? It is an act to seize a currency unit or to put an official stops on the status as a legal tender. Okay, आप लोग बहुत रिसेंटली में एक टर्म सुने होंगे डीमोनेटाइजेशन. ये होता क्या है? ठीक है, डीमोनेटाइजेशन का सिंपल मतलब यही है कि जो भी हमारी कंट्री की करेंसी है, जो भी करेंसी है, 100 की नोट है, 5000 की नोट है, 1000 की नोट है, जितने की भी नोट है उनका क्या हो जाता है, उसको सीज कर लिया जाता है. दैट मीन्स अगर आप उस रुपये को लेके मार्केट में जाओगे, अभी क्या है, आप इतना नहीं अवेल हो, आप नहीं उसको ट्रांजैक्ट करके किसी भी कमोडिटी को परचेस कर सकते हो, क्योंकि अब वो मनी क्या है, हमारा लीगल टेंडर मनी नहीं है. मीन्स कोई गवर्नमेंट और कोई लॉ प्रोक्लेम नहीं कर रही है कि आपके मनी को आप यूज़ कर सकते हो. सो ये होता है आपका डीमोनेटाइजेशन. सिंपली इट इज़ एन एक्ट टू सीज अ करेंसी यूनिट, की करेंसी यूनिट को क्या कर देना, सीज कर देना, एंड टू पुट एन ऑफिशियल स्टॉप ऑन स्टेटस एज अ लीगल टेंडर. और जो भी मनी है उसको क्या ऑफिशियली उसको स्टॉप कर देना टू बी एज अ लीगल टेंडर. लीगल टेंडर की तरह उसको यूज़ करना, ऑफिशियली स्टॉप करना. बेसिकली दिस demonetization was happened in the 3 times. ओके, हमारी कंट्री में जो डिमोनेटाइजेशन है 3 times हुआ है. ओके, वी हैव हर्ड टू मच दैट दी इन 8 नवंबर 2016 पे क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कि अब से 500 और 1000 की नोट क्या है, लीगल टेंडर मनी नहीं है. डैट मीन्स अब उनको हम ऑफिशियली उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू, लॉ के थ्रू ये वो बोल रहे हैं कि अब हम इस मनी को यूज़ नहीं कर सकते. ओके, सो बिफोर दी 2016 this demonetization has implemented twice. Before the 2016 it were in 1946. okay, 3 times हुआ है अगर आपका demonetization. ओके, सो फर्स्ट टाइम हुआ आपका 1946 में, सेकेंड टाइम हुआ 1978 में, एंड थर्ड टाइम इन 2016. It is very important for you all to know that how many times India suffers the demonetization. So 3 times, in 1946, in 1978, and in 2016. Okay, so first of all we should know what happened in the 1946. Okay, 1946 में जो भी 1000 की नोट्स थी एंड 10,000 की जो करेंसी थी और नोट थी, उनको क्या हो गया, सर्कुलेशन से रिमूव कर दिया. सर्कुलेशन मीन कि हम लोग उसका ट्रांजैक्शन के लिए उसका यूज़ करना बंद कर दिए. गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अब ये लीगल टेंडर मनी नहीं है. ओके, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं करेंगे. ओके, एंड इन द सेकेंड टाइम 1978. ओके, सो इन दैट केस 1000 नोट, 5000 नोट एंड 10,000 नोट को क्या था, आउट ऑफ सर्कुलेशन कर दिया. मीन्स अब ये जो नोट है हमारी 1000 की जो नोट है, 5000 की नोट है और जो 10,000 की नोट है, अब वो हम सर्कुलेशन में नहीं है. अब हमको कोई भी ट्रांजैक्शन करना होगा तो हम इन मनी का यूज़ नहीं कर सकते. ओके, सो 3 टाइम कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल 1946, सेकेंड टाइम इन 1978, एंड थर्ड टाइम in 2016. So basically sole aim of the demonetization is to curb the black money generation in the country. कि जो कंट्री में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी हो गया है, ब्लैक मनी मीन्स कि लोग ब्लैक वर्क करके, हम लोग कोई बेकार काम करके जो भी मनी जनरेट कर रहे थे, लोग अगर टेररिस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं या ड्रग्स को प्रोवाइड कर रहे हैं या अपनी इनकम को हाइड कर रहे हैं, तो ये सारे जो मनी क्या होते हैं वो ब्लैक मनी होते हैं. तो इनका बेसिक एम डिमोनेटाइजेशन का यही था कि जो भी सोल एम इनका कि जो भी ब्लैक मनी को क्या करना है उसको कर्व कर लेना है. गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर किसी के पास 10,000
बहुत रिच है, ठीक है, आपके पास समझ लो 10,000 की बहुत, आप बहुत रिच हो और आपके पास बहुत सारे करोड़ों रुपया रखे हुए हैं। तो अब आपको ये पता चला कि हाँ मेरे पास तो सेव है, अब मैं इसको कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अभी आपको पता चला कि आपकी ये 10,000 रुपीज़ चलेगी ही नहीं, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? या तो आप ऐसा करोगे कि उसको सामने लेके ही नहीं आओगे, या तो ऐसा करोगे उस मनी को चेंज करोगे। तो अगर आप चेंज करने जाओगे बैंक में तो भी फंस जाओगे कि आपके पास इतना रुपया आया कैसे, और अगर नहीं चेंज करोगे तो आपके लिए वो मनी वेस्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ दी ओनली first and last option for the government to ban the out circulation that money which is occurred only because of the black money, ठीक है। अब उन मनी को क्या कर देना, बैन कर देना, जो एक ब्लैक मनी के थ्रू क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी टैक्स इवेजन कर रहा है, मीन्स प्रॉपरली टैक्स को पेड नहीं कर रहा है, उसमें भी क्या कर देगी कि वो इनकम को तो शो कर देंगे अपना कि है उनकी इनकम 1 लाख और होगी उनकी इनकम 10 लाख। इन दैट कंडीशन वो टैक्स को इवेजन कर रहे हैं, टैक्स को चोरी कर रहे हैं। तो अब अगर उनकी उस मनी को वेस्ट कर देंगे, 1,000 की नोट नहीं चलेगी, 10,000 की नोट नहीं चलेगी, तो उनके लिए अगर वो गए चेंज करने तो वो वहाँ पे कॉट कर लिए जाएंगे, और अगर वो चेंज नहीं करने गए तो पूरा मनी उनका वेस्ट हो जाएगा। सो गवर्नमेंट क्या करती है, इसी के लिए डिमोनेटाइजेशन करती है कि जो भी ब्लैक मनी है कंट्री में करेंट, वो क्या हो जाए, आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाए, और सारे ब्लैक मनी को वो अपने पास कर्व कर लेते हैं। ओके, सो 3 टाइम्स हुआ हमारे कंट्री में, ये मत भूलिएगा, 1946, 1978 एंड द लास्ट वन इज 2016। ओके, सो ऑन नवंबर 2016 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ हिस्टोरिक मेजर। ओके, अभी तो ये बहुत फेमस है कि रात के 8 बजे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 2016 में ना, 8 नवंबर 2016 में, कि गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक मेजर किया था विथ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन फॉर द इकॉनमी। द लार्जेस्ट डिनोमिनेशन मीन्स यू नो आई थिंक face value of any currency. Okay, so denomination notes rupee 500 and rupees 1000 were demonetized with immediate effect, ceasing to be legal tender except for a few specified purpose such as payment of the utility bills. 86% of the cash in circulation was thereby rendered invalid. These notes were to be deposited in the banks by the December 30, 2016, while restrictions were placed on the cash withdrawals. In other words, the restrictions were placed on the convertibility of the domestic currency and the bank deposit. Okay, so 88 नवंबर 2016 में अनाउंसमेंट हुआ था कि जो भी 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन है, लार्जेस्ट डिनोमिनेशन मीन्स 500 की नोट और 1000 की नोट क्या है, आपकी डिमोनेटाइज्ड हो गई हैं। अब ये क्या है, इनका हम लोग ये आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गया, अब इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, एंड दे आर सीज टू बी लीगल टेंडर। अब इनको हम लीगल टेंडर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस। बस कुछ पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, एग्जेम्पशन कर दिया था, विच इज़ पेमेंट ऑफ द यूटिलिटी बिल। ओके, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स को छोड़ के गवर्नमेंट ने हर एक कंडीशन पे क्या कर दिया था, जो भी 500 और 1000 की नोट है उसको डिमोनेटाइज करके आउट ऑफ सर्कुलेशन कर दिया। अब ये पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स क्या होता है, ये ऐसी सर्विसेज होती है जो किसी भी हाउस होल्ड को कीप गोइंग करती रहती है। फॉर एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल करते हैं, वाटर बिल करते हैं, वाटर बिल का पेमेंट करते हैं, और नेचुरल जो गैस होती है उसका पेमेंट करते हैं, टेलीफोन, केबल, टीवी, ये सब का जो पेमेंट करने के लिए था, इंटरनेट का जो बिल, ये सब को पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन नहीं किया था। बट और अगर किसी फंक्शन के लिए हमको इसको यूज़ करना है तो हम उस मनी को यूज़ नहीं कर सकते थे। ओके, सो 86% ऑफ द कैश इन सर्कुलेशन वॉज देयर बाई रेंडर्ड इनवैलिड। ओके, यहाँ पे देखिएगा फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया था, और वो क्या थे, पेमेंट ऑफ द यूटिलिटी बिल्स। जो भी किसी इंडिविजुअल का यूटिलिटी का बिल होता है, कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, इसके लिए क्या था, एग्जेम्पशन मिल गया था। ओके, सो 86% ऑफ द कैश इन सर्कुलेशन वॉज देयर बाई रेंडर्ड इनवैलिड। मतलब 86% आपका जो कैश
सर्कुलेशन में था ना वो पूरा इनवैलिड हो गया था, सोच लीजिए। ओके, सो 86 दीज नोट invalid currency means for 500 and 1000 were to be deposited in the banks by December 30 and December 13 2016। ठीक है, एक गवर्नमेंट ने मोदी जी ने एक अल्टीमेटम ये भी दे दिया था कि आपको अपने जो भी मनी है 500 की नोट और 1000 की नोट को आपको 30 दिसंबर 2016 के पहले आपको क्या कर लेना है, इसको बैंक में डिपॉजिट कर देना है। ओके, डिपॉजिट करके चेंज कर देना। वह डिपॉजिटेड इन द बैंक in December 30, 2016 while restrictions were made on the cash withdrawal। बट आप रिस्ट्रिक्शंस किस पे थी कि आप कैश को विथड्रॉ बैंक से नहीं कर सकते हैं, बस आप मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में। इन अदर वर्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। मीन्स किस पे रिस्ट्रिक्शंस था कि आप डोमेस्टिक करेंसी जो भी है मनी को उस पर कन्वर्टेबिलिटी आप नहीं कर सकते एंड बैंक डिपॉजिट, और बैंक में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, सो बेसिकली यही गवर्नमेंट ने दिया था कि आपकी जो भी करेंसी है 500 और 1000 की, आप जाके उसको बैंक में जाओ और आपका अगर आपका देखो अगर आपका वो मनी वाइट मनी होगा, गुड मनी होगा, तो आप क्या करोगे, आप इजीली जाके बैंक में जाके एकदम चेंज करा लोगे। अब जिसका ब्लैक मनी होगा वो तो चेंज कराने जाएगा नहीं। आपने सुना भी होगा कि लोग कितना सारा उठा के फेंक दे रहे थे, तो यही क्या था, यही ब्लैक मनी कि अगर वाइट मनी हुआ तो बैंक में लोग चेंज करवाएंगे। जो नॉर्मल सर्विस मैन है उनके पास तो बहुत सारी नोट्स अगर रहती भी है, वो क्या थे, वो जाके चेंज करा लिए। बट इन द केस ऑफ ब्लैक मनी वाले क्या थे, वो चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे वो कॉट हो जाएंगे। सो इट इज़ द बेसिक मोटिव फॉर द इंट्रोड्यूस द डिमोनेटाइजेशन इन द कंट्री। ओके, सो द मेन ऑब्जेक्टिव एंड द what is the main objective and aim of the demonetization means इसको इम्प्लीमेंट करने का, लॉन्च करने का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था। सो फर्स्ट वन इज टू कर्ब करप्शन, ओके, एंड द सेकेंड वन इज टू कर्ब काउंटर फिटिंग, थर्ड इज टू स्टॉप यूज ऑफ करेंसी फॉर इलीगल एक्टिविटीज, and fourth one is to stop accumulation of black money and bringing it back to the economy। Okay, so first one is to curb corruption। Primarily demonetization focus on the curbing the excessive corruption existing in the country। It was steps taken to stop people from indulging in the activities like offering bribes, getting into money laundering etc। ओके, सो बेसिकली जो डिमोनेटाइजेशन फोकस किस पे किया था कि जो भी एक्सेसिव करप्शन हो रहा है, करप्शन की वजह से ही ब्लैक मनी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो बेसिक मोटिव यही था कि जो भी मनी है, एक्सेसिव मनी है, उसको गवर्नमेंट कर्ब करना चाहती थी, मीन्स कलेक्ट करना चाहती थी, स्टॉप करना चाहती थी। इट वॉज स्टेप टेकन टू स्टॉप people from indulging into the activities like the offering bribe। ये बेसिकली स्टेप क्यों लिया गया था कि पीपल को स्टॉप करने के लिए कि जो ब्राइब्स की और मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं उनको वहाँ से स्टॉप कर देना। अब व्हाट इज़ ब्राइब, ब्राइब मीन्स कि जो कोई भी कहीं पे अगर आपका कुछ काम करवाने के लिए पैसे देते हैं ना, रिश्वत देना, तो उसको बेसिकली रोक देना। और गेटिंग दी इनटू द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग ये इलीगल प्रोसेस होता है कि लार्ज ऑफ मनी को हम जनरेट कर देते हैं बाय दी क्रिमिनल एक्टिविटी। ओके, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी करके हम क्या करते हैं, जो मनी होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को जनरेट करते हैं। वो मनी कैसे होता है कि आपका ड्रग्स को ट्रैफिकिंग करके, मतलब ड्रग्स को ट्रांसफ़र करके एक कंट्री से या दूसरी कंट्री या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और टेररिस्ट फंडिंग की, जो टेररिस्ट होते हैं ना उनको भी फंडिंग किया जाता है। तो दीज ऑल आर दी मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स कि ये इलीगल प्रोसेस होता है कि किसी भी मनी को क्या कर देना, बहुत लार्ज अमाउंट में जनरेट कर देना थ्रू द इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू। ओके, सो बेसिकली गवर्नमेंट का यही था कि वो करप्शन को, टू कर्ब करप्शन को स्टॉप करना था। और जो भी पीपल इन सारे एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे, इंडल्ज थे इन दी एक्टिविटीज़ ऑफ दी ब्राइब्स, मनी लॉन्ड्रिंग, तो उनको क्या कर देना था, वहाँ पे
स्टॉप कर देना था. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज टू कंट्रोल दी काउंटर फिटिंग. काउंटर फिटिंग सिंपली मीन्स फेक करेंसी. ठीक है, आप लोग ये भी सुने होंगे जब नई नई नोट्स इशू हुई थी तो उस टाइम भी बहुत सारी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि बहुत ज़्यादा फेक करेंसी भी आने लगी थी. 100 की नोट, 500 की नोट, अभी भी सुनते होंगे कि 10 की रुपीज़ क्या है, 10 का कॉइन भी आया था. ये सारे क्या थे कि फेक हो गए थे, फेक करेंसी. सो दीज ऑल आर दी काउंटर फिटिंग. So through demonetization, governments aim to stop the fake currency circulation in the economy. Okay, फिर डिमोनेटाइजेशन के थ्रू हम लोग को पता है कि हमारी कंट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा काउंटर फिटिंग होती रहती है. बहुत लोग फेक करेंसी भी उसको क्या करते थे, पेस्ट करते रहते हैं. सो इन दैट केस गवर्नमेंट का ये भी था कि डीमोनेटाइजेशन के थ्रू क्या होगा कि जो भी फेक करेंसी हमारी कंट्री में सर्कुलेट हो रही है उसको भी क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है. एंड रेंडर दी वंस ऑलरेडी इन सर्कुलेशन यूजलेस. ओके, और क्या कर देना है, जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, जो यूजलेस है, उसको भी स्टॉप कर देना है. मीन्स बेसिकली इनका यही था कि जो भी काउंटर फिटिंग है, अगर आपकी नोट 500 या 1000 है, वो बैंक में जाएगी चेक होने, तो वहाँ पे ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये करेंसी फेक है. सो बेसिकली फेक कर्व करना और कंट्रोल करना काउंटर फिटिंग का, कि जो भी फेक करेंसी है डीमोनेटाइजेशन के थ्रू वो करेंसी क्या हो जाएगी, उनका सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास.